हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और क्या वीडियो आपकी तो हर एक चीज़ की ज़रूरत का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अब जैसे फर्स्ट टर्म हमारा हो चुका है और टर्म 2 के एग्ज़ाम की अब हमें तैयारी शुरू कर देनी है। ज़्यादा टाइम नहीं है। टर्म 1 के लिए तो हमें बहुत अच्छा खासा टाइम मिला था पढ़ने के लिए, लेकिन टर्म 2 के लिए लिमिटेड टाइम है। लेकिन इस लिमिटेड टाइम में भी हम अपनी कैसी तैयारी करें कि हम जैसे हमने टर्म 1 में भी हमने बहुत अच्छे बच्चों के देखे थे, सब ने हमें कमेंट्स कर करके बताए थे। जब हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सॉल्व करवाया था, उसमें हमने कहा था कि आप अपने अपने मार्क्स को बताइएगा कि किसके कितने आए, तो सभी के बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। और वही खुशी अब हम चाहते हैं हमारी दोगुनी हो जाए जब आप टर्म 2 में भी वैसे ही फुल मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, इसीलिए अब जब ठीक है 2-4-8 दिन का हो गया गैप, बस अब हमने ले लिया रेस्ट। अब हम शुरू कर देते हैं अपनी टर्म 2 की पढ़ाई। अभी से जब पढ़ाई हम शुरू करेंगे तब देखिए, जब हमारा लास्ट टाइम आता है तब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और हम फिर आसानी सारी चीज़ें फिर हमारे लिए आसान हो जाती हैं, बहुत सरल लगने लगती हैं सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम मास्टर प्लान अपना देखें, उसके पहले सिलेबस तो देख लें, है ना, कि टर्म 2 के सिलेबस में आना क्या क्या है। तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हमारा क्या संशोधित जो पाठ्यक्रम है जो कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी ने बताया है वो क्या है कि पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका गद्यात्मक अपठित अवबोधन का। एक क्या आएगा, गद्यात्मक आएगा खंड। कैसा, जिसमें कि अपठित आपका गद्यांश भी हो सकता है, 80 से 100 शब्दों का। इतना बड़ा गद्यांश नहीं आएगा कि उसमें 80 से 100 शब्दों का एक क्या आएगा, गद्यांश आ जाएगा, या फिर वो सरल कथा हो सकती है या फिर वर्णन हो सकता है किसी चीज का। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, अपठित, यानी बिना पढ़ा हुआ, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई भी आपके पाठ से संबंधित नहीं होगा। अपठित वैसे तो हमारे बच्चे हम जानते हैं कि पता है उन्हें, लेकिन फिर भी बता देते हैं, किसी को नहीं पता हो कि अपठित का मतलब क्या होता है। यानी नहीं, पठित यानी पढ़ा हुआ। जो नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा गद्यांश या कथा या वर्णन किसी प्रकार का आएगा। और उससे जुड़े हुए आपके कैसे प्रश्न आएंगे, बनाए जाएंगे आपके एक पदेन और पूर्ण वाक्यन आपके प्रश्न। कैसा अवबोधन कार्य आएगा कि आपको उसी पैराग्राफ में से आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिनके आपको एक पद में उत्तर देना हो, और कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिनके आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न उसमें से बनेगा वो आएगा शीर्षक लेखन। और फिर जो हमारा तीसरा बनेगा वो होगा अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में आपसे क्या क्या पूछ लिया जाएगा, भाषिक कार्य में आपसे जैसे कर्ता क्रिया का चयन आ जाएगा, विशेषण विशेषिका आ जाएगा, विलोम पर्याय विपर्याय पूछ लिए जाएंगे। तो कहिए कि ये तो हमने टर्म 1 में ही कर लिए हैं, टर्म 1 में ही हमने इनका तरीका सीख लिया है कि कैसे हमें कर्ता क्रिया को छांटना है, कैसे हमें ये विशेषण विशेष्य को छांटना है, या फिर हमारे पर्याय विपर्याय हो तो हम कैसे सरलता से उनको छांट लेते हैं। ये तो अपन ने टर्म 1 में ही तैयारी कर ली थी, तो ये चीज़ तो अपनी हो ही गई। इनको हम कर पाएंगे किससे, अपनी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते जाते हैं। पहले सिलेबस अपन देखें, फिर अपन प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे कैसे अपन पढ़ाई करें। ठीक है, अच्छा, भाषिक कार्य के देखिए उनने क्या क्या दिया है कि कर्ता क्रिया पूछ लिया जाएगा। कर्ता क्रिया अन्विति, किसी की क्रिया देख लिया, किसी का कर्ता दे दिया, पूछ लिया, बताइए इनको अलग अलग कीजिए। फिर इसके बाद विशेषण विशेष चयनम आ जाएगा, पर्याय और विलोम पद आ जाएंगे, पर्याय विपर्याय ये चीज पूछ ली जाएगी आपसे। ठीक है, अब कहते हैं फिर आता है हमारा रचनात्मक, यानी पहला हमारा हो गया अपठित गद्यांश वाला एक पहला सेक्शन। ठीक है, दूसरे वाले में आएगा रचनात्मक खंड आ जाएगा। उसमें क्या होगा, रचनात्मक खंड में आपके संकेत आधारित, यानी यहाँ पे मंजूषा में आपको संकेत दिए होंगे। एक तरह से ये पत्र क्या है, रिक्त स्थान जैसा है, लेकिन ये कैसा प्रारूप होता है, पत्र का होता है, जिसमें औपचारिक भी आ सकता है और आपको अनौपचारिक पत्र लेखन भी आपका आ सकता है। ठीक है, यानी चाहे आपको औपचारिक पत्र दे देंगे या अनौपचारिक पत्र दे देंगे, और पूरा पत्र तो लिखना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें जो मंजूषा में दिए हुए हैं शब्द उन्हीं में से सही ध्यान से पढ़कर उन्हीं में उनको भर देना है और पूरा लिख देना है, आपका पत्र का हो जाएगा।
सरल है। फिर आ जाता है चित्र आधारित वर्णन और अनुच्छेद लेखन। ये दोनों ही चीजें हमारी किससे सही बनेंगी, जब हम ये अनुवाद हम सीख लेंगे। तो अनुवाद भाई जब हमने ग्रामर शुरू किया था तो उसमें हमने अनुवाद हमने सरल सरल वाक्यों से शुरुआत करवाई थी कि सरल से कठिन तक के आप वाक्य कैसे बना पाए। भाई कारक के चिन्हों को आप कैसे लगाते हैं, भाई वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, 2-4 चीजें हमारी मेन होनी चाहिए, वो आए तो बस हमारे वाक्य बन जाते हैं। क्या क्या होती हैं वो, जो भाई वाक्य बनाने के लिए संस्कृत का हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होते हैं शब्द रूप, दूसरी होती है धातु रूप और तीसरा होता है कारक। ये तीनों चीज़ें अगर जिसको आती हैं वो संस्कृत के कैसे भी वाक्य अपने आप से बना सकता है, क्योंकि कारकों से हमें चिन्ह लगाना आ जाता है कि किस में नी का चिन्ह लगना है तो कौन सी विभक्ति लगा दें। सब चीज़ें हमने ये चीज़ करवा चुके हैं, ठीक है। सब बिल्कुल आपको वीडियो एक एक ये जो टॉपिक आ रहे हैं इन सब के वीडियोस आपके पहले से ही हमने बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, चित्र आधारित वर्णन आएगा या फिर अथवा में वो कह देंगे कि चित्र आधारित वर्णन ना कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो अनुच्छेद लेखन कर दीजिए। टॉपिक होगा उसके ऊपर अनुच्छेद लेखन। दोनों के लिए ही यहाँ पे मंजूषा भी दे दी जाती है। ये भी अच्छी बात है कि अगर चित्र को देखकर एकदम से वाक्य नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, उस मंजूषा में जो शब्द लिखे हैं उनसे सोचें कि इससे हम कैसे वाक्य बनाएं। हमने सिखाया है कि किस तरह से हम सोचकर वाक्य बना सकते हैं। फिर ये हमारा क्या आ जाएंगे, 5 सरल वाक्य आ जाएंगे जिनके आपको संस्कृत में अनुवाद करे होंगे। लिखा है हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा, यानी हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश में लिखिता नाम लिखे हुए का किनका 5 सरल वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद। लिखे हुए 5 सरल वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो ये अपना रचनात्मक कार्य आ जाएगा। अब चलते हैं अपन पठित बोधन पर, जिसमें क्या होगा कि एक गद्यांश आ जाएगा, एक पद्यांश आ जाएगा और एक नाट्यांश, यानी गद्य का एक अंश। अब जो पाठ आने हैं अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से पाठ का के गद्य आएंगे, पद्यांश आएंगे और नाट। उस पाठ में से आपको एक गद्य का अंश दे दिया जाएगा, यानी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए आपसे एक पद के उत्तर और पूर्ण वाक्यहीन प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ऐसे आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जिनका एक पद में उत्तर मिले आपको और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। ये तीनों में ही यही फॉलो होना है। अच्छा, पहले क्या होता था, जब ये सारी चीज़ें साथ में आती थी ना, पूरा एक बार में फाइनल आपका जब पेपर होता था तब क्या होता था, इसमें प्रश्न निर्माण भी साथ में जोड़ दिया जाता था, भाषिक कार्य भी जोड़ दिया जाता था। लेकिन भाषिक कार्य और प्रश्न निर्माण को आपसे टर्म 1 में पूछ लिया तो यहाँ पे देखिए ये सरलता हो गई कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, गद्यांश से आधारित हमें क्या पढ़ने हैं, एक पद वाले प्रश्नोत्तर सीखने हैं कि हम कैसे बनाएं और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर हम कैसे बनाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कैसे हमें उनके उत्तर देने हैं। तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल एक जैसी कहाँ से आएंगी, हमारे पढ़े हुए पाठों में से। अब कौन कौन से पाठ आने हैं उनको भी बता देते हैं। अच्छा, ये भी आएगा पठित मैथ से कौन सा, ये हमारे श्लोक का अन्वय, एक किसी श्लोक का अन्वय आ जाएगा या फिर संस्कृत में भावार्थ आ जाएगा, ठीक है। जो किसकी सहायता से करना है, आपको मंजूषा की सहायता से करना है। इसमें भी आपको अन्वय में भी पूरा अन्वय नहीं लिखना है, भावार्थ में भी पूरा भावार्थ नहीं लिखना है। अन्वय भी में आपको रिक्त स्थान दे देंगे और मंजूषा दे देंगे कि भाई आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि अन्वय में कौन सा शब्द कहाँ भरना है। भावार्थ पढ़ा है तो अर्थ लगा के आप समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द में किस में भरना है, पूरा नहीं लिखना है। कितना सरल कर दिया आपके लिए, सोचिए। पूरा सब चीज़ें आपको खाली स्थान के फॉर्मेट में आ रही हैं। एक तरह से हर एक चीज़ में रिक्त स्थान, मंजूषा भी दे दी, अपने मन से भी नहीं सोचो, मंजूषा में देख लो, बस ये है कि अर्थ सही लगा लो बस। फिर इसके बाद आएगा अपना घटना क्रमानुसार कथा लेखनम। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस हो जाएगा टर्म 2 का, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से पाठ आएंगे, अपना सुभाषितानी आएगा, 9वां पाठ आ जाएगा सौहार्द प्रकृति शोभा, 10वां आ जाएगा विचित्र साक्षी और 11वां वाला सूक्त। यह इनमें से हमारे
इन्हीं में से हमारा पठित बोधन बनेगा। ये दोनों पद्यांश के हो जाएंगे। अच्छा, जो सौहार्द प्रकृति शोभा जो हमारा पाठ है वो एक तरह से कैसा है, संवादात्मक है। नाटक तो नहीं है लेकिन संवादात्मक है। तो हो सकता है नाट्यांश में आपको इसमें से पूछ लिया जाए और गद्यांश में विचित्र साक्षी वाला पूछ लिया जाए, क्योंकि इन दोनों में भाई ये दोनों तो हमारे पद्यांश वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारा कैसा हो गया, ये गद्य वाला हो गया। अच्छा, ये जो है सौहार्द प्रकृति शोभा, ये जो हमारा पाठ है ये कैसा है, संवादात्मक गद्य है। तो इसको हो सकता है नाटक में जो पूछना है वो नाटक वाली चीजें वो इसमें से पूछ ली जाए। तो भाई ले दे के हमें 3 टॉपिक हैं, उसके लिए 4 पाठ तैयार करने हैं, ज्यादा करनी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। पुस्तक बता दी उनने कि किस किस में से पूछी जाएंगी। भाई अभ्यासवान भाव जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको जो चित्र आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, अनुच्छेद लेखन आ रहे हैं, वो सब अभ्यासवान भाव से भी लिए जा सकते हैं। एक उन्होंने बता दिया। शेमुशी से तो पठित आ ही जाएगा। व्याकरण संबंधी कोई चीज होगी तो वे व्याकरण विधि से उठा लेंगे और अभ्यासवान, यानी इन तीनों किताबों से ले दिए। अब आप कहोगे शेमुशी है, कई बच्चों के पास कहोगे शेमुशी है, अभ्यासवान भाव नहीं है, व्याकरण विधि नहीं है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करो। हम आपके लिए जो अब वीडियो, 1 शॉट वीडियो और रिवीजन वीडियो, जो जो चीज़ें आपकी बनाएंगे हर टॉपिक की, वो हम इन्हीं से जुड़ी हुई लेके दे देंगे आपको, ठीक है। जैसा कि आपने टर्म 1 में भी देखा होगा कि जो बताया था वो सारी चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, बता दीजिएगा कमेंट में। तो ये हो गया सिलेबस। तो अब चलते हैं हम अपने मास्टर प्लान पर। अब हम कैसी अपनी एक रूपरेखा बनाएं कि जिससे कि हम, दिन कम है और हमारे पास सिलेबस काफ़ी है, भाई 9-10 हमारे पास ये टॉपिक हैं, इनको हम कैसे तरह से हम पढ़ें कि ये सारी चीज़ें पूरी भी हो जाएं और हमारे पूरे मार्क्स आ जाएं। उसके लिए अपन चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से पढ़ाई करें। हम पहले रीडिंग कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये देख लीजिए कि 3 महीने तो हैं। 3 महीने में कौन सा महीना है हमारे पास, दिसंबर भी है, 20 तारीख से 31 तक 10-11 दिन तो हैं दिसंबर के। जनवरी, फरवरी है और मार्च में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने ये तो बता ही चुके हैं कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो मार्च के एंड में होंगे, मार्च के लास्ट में होंगे। ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक उन्होंने ऐसा ये चीज़ बता दी है कि बच्चे इससे प्रिपेयर रहे कि उनके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, या तो अप्रैल के आपके फर्स्ट वीक में शुरू हो सकते हैं या मार्च के लास्ट में। हम ये मान लेते हैं कि आधे मार्च में मान लेते हैं कि हो सकता है, चलो 15 मार्च अपन ने ले लिया एक मोटे तौर पर। तो अब हम कैसे करें कि हम दिसंबर में थोड़ा एक बार पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। इसके बाद जनवरी और फरवरी में हम उनके रिवीजन कर लें और मार्च में जब से हो तो बस उनमें हम रोज एक एक दिन, अगर हमें 10 दिन भी मिलते हैं तो 10 टॉपिक के रोज एक एक दिन प्रैक्टिस कर लेंगे और यहाँ पे लीजिए हमारा आपका पूरी टर्म 2 की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब डेज बता दें, 70 दिन बचे हैं, कहते ना 70 मिनट हैं आपके पास। तो आज हम कह रहे हैं 70 दिन हैं आपके पास। कैसे दिन है, हमारे दिसंबर के 11 दिन है हमारे पास, जनवरी के 31 दिन है और 28 दिन हमारे पास फरवरी के हैं। मार्च के अभी हमने छोड़ ही दिए हैं। मार्च के जो मिलेंगे वो तो आपको बोनस में मिलने हैं। हम तो इन्हीं में ही अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम तो प्रैक्टिस के लिए भी हम मार्च का वेट नहीं करेंगे, हम तो प्रैक्टिस भी फरवरी में निपटा लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, अब हम पहले देखें अपने टॉपिक कौन कौन से हैं। अपठित गद्यांश, पत्र, चित्र वर्णन, अनुच्छेद लेखन। ये भले ही अथवा में आने हैं लेकिन हमारा टॉपिक तो है, कैसे हैं, अथवा में आने हैं, है ना। तो अब लेकिन हमारे क्या है, अलग अलग टॉपिक तो हैं, तो हम इनको अलग अलग दिन दे देंगे। अनुवाद हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, नाट्यांश हो गया, श्लोक का अन्वय हो गया और कथा लेखन हो गए। यानी ये हमारे पास हो गए 10 टॉपिक, जिनमें कि हमें 10 में से एक ये जो श्लोक अन्वय है इसमें हमें थोड़ा सा भावार्थ भी करना है। अच्छा, ये ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए हमने इसको साथ में ही ले लिया है आपके, ठीक है। तो ये हमारे 10 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम डेट वाइज कैसे प्लान करें कि हम हर एक टॉपिक को टाइम दे पाएं और हमारा हर एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो पाए। तो उसके लिए हमने आपको ये बोनस में आपको दिन दे रहे हैं, कौन से, अपने 20 दिसंबर से, यानी 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के आपके जो 11 दिन हैं,
11 दिन हैं, इनको हम कह रहे हैं जो आपके ये जो 10 टॉपिक हैं, और अगर इसमें से भावार्थ को भी मिला दें तो भावार्थ को मिला के भी कितने हो रहे हैं, 10 और 1 11 हो रहे हैं एक तरह से ये हमारे टॉपिक। तो ये 11 दिनों में आप जो हमने पहला तरीका बताया था कि पहले तरीके में हमें रीडिंग करनी है, यानी पढ़ना है एक एक बार। तो हर एक दिन में 20 तारीख से बैठ जाइए कि 11 दिन में हम क्या करेंगे, अपने हर एक टॉपिक को एक एक दिन पढ़ लेंगे। एक दिन अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे, एक दिन हम पत्र को देख लेंगे, एक दिन हम चित्र वर्णन सीख लेंगे, हर एक टॉपिक को हम इसके अनुसार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे क्या, अपना रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें चल रही हैं। हम प्रैक्टिस के लिए हम मान लेते हैं कि हमें मार्च के दिन मिल ही नहीं रहे हैं, तब भी देखिए कि अगर देखें 70 दिन थे, 70 में से ये हटा दीजिए कि हमने अपने 10 दिन दिसंबर के हमने रीडिंग में हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 60 दिन बचे। 11 दिन मान लीजिए तो 31 से मान लीजिए, ठीक है, अपन ने मोटे तौर पे लीजिए कि 60 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन 60 दिनों को हमें 10 टॉपिक में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हर एक टॉपिक के लिए हमें 6 दिन मिल रहे हैं। 6 दिन मिल रहे हैं अभी भी हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। एक दिन में तो पूरा पाठ निपटा देते हैं सब हम कई तो बच्चे लास्ट के 2-3 दिन में ही पूरा पेपर निपटा के आ जाते हैं। यहाँ पे तो आपकी हर टॉपिक के लिए 6-6 दिन मिल रहे हैं, सोचिए तो कितनी अच्छी पढ़ाई आपकी हो सकती है। तो 11 दिन में हमने कहा 11 टॉपिक अपन ने कर लिए दिसंबर में, इसके बाद रीडिंग हो गई। अब हम करते हैं रिवीजन पे शुरू, तो हम कहेंगे 1 जनवरी से 6 जनवरी तक हम सिर्फ अपठित गद्यांश को ही करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे। डेली का आप आधा 1 घंटा भी दे दीजिए संस्कृत को, रोज डेली एक या आधा घंटा डेली दे दीजिए, तो ये विषय आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने वाला विषय है। एक नहीं कटता है कहीं पे भी नंबर, ये आपने टर्म 1 में एग्जाम अपना आजमा लिया होगा। सब चीज़ की तैयारी करो, लेकिन अगर संस्कृत की अच्छे से कर ली है तो 1 नंबर कहीं नहीं कटने वाला है, बिल्कुल ये जान लीजिए आप। फिर हमारे पास 7 से 13 जनवरी तक 6 दिन हमने ले लिए पत्र के लिए, कि इसमें हम 2 तरह के पत्र हैं, तो 3 दिन हम औपचारिक पत्रों को 2 दिन रिवीजन करो, 1 दिन प्रैक्टिस करो। फिर 2 अनौपचारिक पत्रों को देख लेंगे तो उसमें भी हम 2 दिन अपने रिवीजन कर लेंगे, 1 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब 6 दिनों में हम 4 दिन हम रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 दिन हमें क्या मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगे, और 4 दिन हमें, और 2 दिन हमें प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे, कि 2 दिन हम बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1 दिन लेके औपचारिक पत्रों की प्रैक्टिस कर ली, दूसरे दिन हमने अनौपचारिक पत्रों की प्रैक्टिस में करना क्या है, वही भाई पत्र हैं लिखे हैं, उनमें हमें केवल खाली स्थान जैसा ही तो भरना है। देखिए किसी चीज को जब तक दोहराएंगे नहीं, आप खुद उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पे अब वो टिक लगाने वाला नहीं है सिस्टम कि हमें टिक लगाना है, यहाँ पे तो हमें समझ के उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं 14 जनवरी से शुरू कर देते हैं। चलिए एक दिन मकर संक्रांति मना ले, लेकिन मकर संक्रांति मना के लड्डू खा के सब करके फिर हम रात में 1 घंटे जरूर निकालेंगे चित्र वर्णन के लिए, हम वो पढ़ेंगे। 15वें दिन हम मंगोड़े भी खा लेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 14-15 तारीख तक अपनी मकर संक्रांति चलती रहेगी, साथ में संस्कृत भी चलेगी, ठीक है ना। तो हम चित्र वर्णन के लिए 1-1 दिन दे देंगे, 2-3 दिन, 3 दिन रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे बार बार, और फिर उसके बाद 3 दिन में हम क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। चित्र देखेंगे, वाक्य बनाएंगे, चित्र देखेंगे, वाक्य बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हम मार्च तक का भी वेट नहीं कर रहे, अपन को तो मार्च के लिए भी नहीं कि मार्च में हमें मिले टाइम ना मिले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारा फिर एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा टाइम है, अपन तो फरवरी तक ही खत्म कर लेते हैं पूरा। फिर 20 से 25 तक अनुवाद शुरू कर दीजिए। हर एक दिन में आप 1-1 प्रकार के लकारों की अनुवाद कीजिए, है ना। अनुवाद जो कर रहे हो आप, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे 5 प्रकार के लकार होते हैं, लट, लंग, लोट, विधिलिंग, लिट लकार, ऐसे हमारे 5 लकार होते हैं। यहाँ पे हमें 6 दिन मिल रहे हैं, है ना। तो हम लकार और कारक इन सब को लेके डेली हम अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। 1 घंटे बैठेंगे, 1 घंटे हम पहले हम कम से कम 10 से 15 से 20 हम अपने क्या ले लेंगे, हिंदी के वाक्य लिखेंगे और उनको संस्कृत में हम अपना क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो इस तरह से आपका अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 से 31 जनवरी तक अनुच्छेद लेखन, यानी देखिए 31 जनवरी तक आपके ये 5 टॉपिक पूरे हो गए। फिर इसके बाद फरवरी में उठाएंगे हम अपनी किताब की सारी चीज़ें,
फरवरी किताब, ये सारी चीज़ें ये अभ्यासवान भव में से जो आनी है, चित्र, पत्र, अनुच्छेद, घटना क्रमानुसार, ये सारी, सॉरी ये हमारा जो लिखा हुआ है ना अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश, ये सब हम जनवरी में पूरा कर लेंगे। फरवरी से शुरू कर देते हैं गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैम ने एक बार वो वीडियो बना दिए हैं तो अब इसके बाद नहीं आएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि जिस पैटर्न के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो या नाट्यांश हो, उनके आपको कैसे हल करने हैं प्रश्न, उनके वीडियो भी हम वन शॉट रिवीजन आपके लिए लेके जाएंगे। आपको चिंता है, उससे ज़्यादा चिंता हमें है कि हमें भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने हैं, तभी तो भाई हमारा भी रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारा भी तो रिजल्ट वही है जो आपका रिजल्ट है कि नहीं। इतने दिन से पढ़ाई करवा रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई वैसी पढ़ाई, इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जब आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, बस वही तो हमारा रिजल्ट है। फिर इसके बाद देख लीजिए 18 से 23 फरवरी तक बहुत दिन हो जाते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 दिन होते हैं। अन्वय ऐसे हो जाएंगे आपको याद कि आप सपने में भी अन्वय को देखोगे तो आपको हर एक शब्द याद हो जाएगा कि किसके बाद कौन सा आना है। 6 दिन में बहुत होता है। अन्वय के साथ में भावार्थ भी पढ़ना है। अन्वय और भावार्थ देख लीजिएगा बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अन्वय ही आधे से ज़्यादा अर्थ को प्रकट कर देता है, क्योंकि सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं तो हमें अर्थ पता होने लगता है। अन्वय करोगे भावार्थ साथ साथ में याद हो जाएगा। तो ये 6 दिन में आपके, या ये मान लीजिए कि 3 दिन अन्वय को दे दिए, 3 दिन भावार्थ को दे दिए, और आपका ये दोनों टॉपिक 6 दिन में पूरे। इसके बाद बचे हमारे फरवरी के 28 तारीख तक, तो 23 से 28 तारीख तक हम कथा लेखन अगर घटना क्रमानुसार लिखना शुरू करें तो हम पूरी कथाएं, ये तो क्रमानुसार 5-6 वाक्यों को क्रम के अनुसार लगाना होगा। आपको कहें कि अगर पूरी बड़ी कथा हो जिसमें 100 वाक्य भी हो, उसको भी घटना के क्रमानुसार लगा देंगे। 6 दिन बहुत होते हैं, है ना। तो अब इन 6 दिनों में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ये टॉपिक हमारा जल्दी हो जाता है, अगर हम 2 या 3 दिन में ही इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 1-2 दिन हमारे जो बचे, तो उसमें जो हमारा थोड़ा बहुत अगर कच्चा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको हम थोड़ा अनुवाद को हम थोड़े और कर लें या चित्र वर्णन को और कर लें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो 1-2 दिन में इनको 1-2 बार और दोहरा लेंगे। तो यहाँ तक देखिए अपन ने 28 फरवरी यानी जनवरी और फरवरी ले लिया और 10 दिन दिसंबर के ले लिए, तो यहाँ तक हमने फरवरी में हमारा पूरा हो जाएगा काम। फिर इसके बाद अपन क्या लेके चलेंगे, हमें भी आपकी चिंता है, तो इसके लिए क्या क्या बनाएंगे हम, जो टर्म 2 का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जितने जो लेसन आने हैं, अपने 4 जो पाठ आने हम सिलेबस में बता चुके हैं, उनके हम लेसन्स की वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, कि आपको भाई छोटे छोटे से गद्यांश लेके उनके आपको एक पद के उत्तर, पूर्ण वाक्य के उत्तर कैसे आएंगे, कैसे हम देख के हल करें, वो सिखा देंगे। उसके भी वन शॉट वीडियोस हो गए, पैटर्न वाइज वीडियोस हो गए, सैंपल पेपर हो गए, और लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसके 2-4 दिन पहले अपन क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग का लाइव सेशन भी ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे, 1-2 दिन पहले आप लोग है ना, अभी जब तक ये दिसंबर जनवरी फरवरी में आप पढ़ाई करोगे ना, तो जो भी डाउट्स लगे उनको लिखते जाना, जो नहीं हल हो पाए कहीं से भी लिखते जाइएगा। एक बढ़िया लिख के यहाँ हमें बताते जाएगा, हम पोस्ट करवा देंगे कि बताओ यहाँ पे डाउट्स अपने अपने सब बता दो, तो सब अपने अपने बता दीजिएगा। ठीक है, उनको हम देख लेंगे कि भाई बच्चों को कहाँ डाउट है, सब लेके लाइव सेशन में बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए लाइव सेशन में भी अगर हमें पता है कि डाउट्स बच्चों के कहाँ पर हैं, उनको हमें पता रहेगा कि भाई इन चीज़ों को है। अब एक साथ में शुरू हुआ, अब लाइव सेशन शुरू हुआ, तो उसमें पहले देखा कि कौन सा है, फिर अपन उस टॉपिक पे पहुंचे, जिससे क्या होगा, हमें पता होगा कि कौन से टॉपिक में बच्चों को कहाँ परेशानी हो रही है। हम टॉपिक पहले से ही यहाँ पे आपको वो डाउट्स सॉल्व करके दे देंगे कि ये देखो ये डाउट का आपका ये है आंसर। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे उस पर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और टर्म 2 भी हमारा टर्म 1 जैसा ही जाएगा। बहुत अच्छा, मत सोचिएगा कि इसमें लिखने वाली चीज़ें हैं, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे इसमें, तो क्या हमारे क्या कम मार्क्स ना हो जाए, बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें भी हम पूरे मार्क्स लेके आएंगे, बिल्कुल साथ में तैयारी करेंगे ऐसे मास्टर प्लान के हिसाब से, तो सब चीज़ें हमारी सरल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे क्या होता है, लंबी लिस्ट खुल जाती है, तो अब व्याकरण में चले तो व्याकरण का आधा पोर्शन तो किसने ले लिया,
हमारे टर्म 1 ने ले लिया, अब आधे में ढूंढने पहुंचे, तो इससे अच्छा क्या करना कि वेबसाइट पे जाके क्लास 10th को सर्च करेंगे, संस्कृत व्याकरण पे आ जाएंगे, संस्कृत व्याकरण खोलेंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के चैप्टर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि विचित्र साक्षी आना है, सुभाषितानी आना है, सौभाद्र, ये हमारा सौहार्द प्रकृति शोभा आना है, और हमारा कौन सा प्राणिभ्यो प्रति, नहीं ये वाला नहीं आना, यही तो 4 आने हैं बस, ये तो इन्होंने छोड़ ही दिए, ये 4 तो छोड़ दिए, यही 4 आने हैं बस। तो हमें क्या करना है, हम केवल अब इन्हीं पे फोकस करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। बुक रीडिंग एक इतना अच्छा तरीका होता है हर एक चीज़ को सॉल्व करने का कि जिससे ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ है नहीं है। एक बार अगर आप पाठ पढ़ लें तो उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर बिल्कुल आसानी से हल हो जाते हैं। इसलिए हमें पाठ जरूर पढ़ लेना है। ये दिसंबर के दिन है, इनमें हमें क्या करना है, पाठ को पढ़ लेना है। रिवीजन हम साथ साथ में करवाई देंगे आपको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अब हम अपनी टर्म 2 की तैयारी के वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।